हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे संविधान सभा के भाग 2, जिसमें हम प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों को जानेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना किसी भी संविधान का इंट्रोडक्शन या उसका परिचय पत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद है संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो कार्बन कॉपी कहा जाता है। कार्बन कॉपी इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान के कई महत्वपूर्ण तथ्य या विषय अन्य देशों के संविधान से कॉपी करके बनाए गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। दोस्तों, ये है भारत का संविधान। मोस्टली हमें अपना संविधान की उद्देशिका, जो उसकी प्रस्तावना है, वो हमको याद होना चाहिए। तो चलिए एक बार आप मेरे साथ दोहराइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये था हमारी प्रस्तावना। तो आइए थोड़ा बहुत हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में सम्मिलित किया। उसके बाद कई देशों ने इसको अपने अपने संविधान में सम्मिलित करना शुरू किया, जिसमें से भारत भी उन देशों में शामिल था। संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसी भी संविधान का सारांश और किसी भी संविधान का इंट्रोडक्शन या उसकी प्रस्तावना या उसका परिचय पत्र कहलाता है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र कहा है। तो संविधान की जो उद्देशिका है, जो उसका प्रियम्बल है, जो उसकी प्रस्तावना है, उससे उस पूरे संविधान के बारे में हमको पता चलता है। तो दोस्तों, ये जो संविधान सभा की प्रस्तावना है, ये जो संविधान सभा में जो पहला डॉक्यूमेंट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प रखा गया था, उसके जो आदर्श वाक्य हैं, उसी से ये हमारे संविधान की उद्देशिका बनाई गई है, उसी से तैयार किया गया है। ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें हमारे देश की जनता के आइडियाज़, उनके आदर्श और उनके आदर्श जो थे उसको सम्मिलित किया गया है। ये भी किसी भी देश का समरी या उसका इंट्रोडक्शन कहलाता है। इस प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को शामिल किया गया है। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आइए थोड़ा बहुत हम इस संविधान के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा ये संविधान की प्रस्तावना है, ये कहाँ से शुरू है? जब इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं हम भारत के लोग, और अंतिम में क्या बोलते हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब ये जो संविधान या ये जो इसकी प्रस्तावना है, किसके लिए बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भारत के लोगों के द्वारा। तो जो संविधान का स्रोत है वो किस में निहित है? भारत के लोगों में संविधान का स्रोत हमारा क्या है? निहित है। और ऐसा संविधान जो जनता के द्वारा तैयार किया जाए, किसके लिए? जनता के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की ही परिभाषा होती है। तो आइए इसमें से कुछ जो बोल्ड, जो ये गहरे काले कलर में है, उन शब्दों को हम देखते चलते हैं। तो पहला है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण या किसी भी दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं होगा। हम स्वतंत्र होंगे अपने कार्य करने के लिए, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, अपनी नीति बनाने के लिए। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि जो संपदा है, जो
वेल्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सभी में समान रूप से होना चाहिए। सभी की कल्याणकारी नीतियों को इसमें शामिल करना है। फिर है पंथ निरपेक्ष, इसको हम सेकुलर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री हैज़ नो रिलीजन, हमारे देश का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट शब्द, राज्य शब्द आता है उसका मतलब होता है कंट्री, देश। डेमोक्रेटिक, लोक, अगला है हमारा लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब होता है जो ये सरकार है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, जनता के द्वारा, और उन जनताओं को कौन चुनेगा, जनता ही चुनेगी। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन बनाया जाता है उसको लोकतंत्र शासन बोला जाता है। अगला है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जो इस राज्य या जो इस कंट्री का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो चुन के आएगा। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसके हेड होते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। यहाँ पे राजशाही नहीं चलती, जैसे इंग्लैंड में रानी रूल चलता है, राजा रूल चलता है, वो अपने यहाँ नहीं है। यहाँ जो भी राज्य का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुन के आएगा। इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, आप देख सकते हैं 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज में हर कोई बराबर है, किसी के साथ जाति पाति लिंग भेद को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से जितने भी हैं किसी में भी अमीर गरीब का फैसला नहीं होगा, जो राष्ट्र की आय होगी, जो उसकी संपत्ति होगी, संपदा होगी, सभी में बराबर रूप से दी जाएगी, सभी को। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है। राजनीतिक का मतलब ये हुआ कि राजनीति में कोई भी एंट्री कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। स्वतंत्रता दी गई है इसमें अपने विचार रखने के लिए, किसी भी धर्म की उपासना के लिए, अपनी अभिव्यक्ति और कहीं पे भी विश्वास करने के लिए। समता दिया गया है इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की, सभी को एक बराबर अवसर दिया जाएगा और सभी के ऊपर समान नियम लागू होंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता का मतलब कि हम सब एक हैं, और अखंडता इमोशनल ओननेस मतलब हम दूसरे को भी अपना माने, सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होता है यहाँ पे भाईचारा। हमारा भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता और उसकी अखंडता बनी रहे। और दोस्तों इसमें हमारे संविधान के बनने की तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, और 26 जनवरी को आज को संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे हमको इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रस्तावना की मुख्य बातें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। दोस्तों हमारी विधायिका को, संसद को एक आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। तो उसी के लेकर कई विवाद हुए, जैसे 1960 में वेरूवादी, इसको सुधार लीजिएगा, वेरूवादी कर लीजिएगा, वेरूवादी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें विधायिका किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले को ओवर रूल किया। उसने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन विधायिका संविधान की प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। वह उसी प्रकार का संशोधन कर सकती है जिससे उसकी प्रस्तावना और अधिक मजबूत हो, सकारात्मक रूप से उसमें संशोधन कर सकती है। और यहीं पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत आया। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
दोस्तों ये जो हमारा देश के संविधान है वो एक कार्बन कॉपी है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो किन किन देशों से किन किन विषयों को लिया गया है उसके बारे में हम देखते चलते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊंचा है, संविधान से ऊपर हमारे देश में कोई नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, जस्टिस रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। अगला है ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, जो सबसे अधिक मत पाएगा वही जीतकर आगे आएगा और अपनी सरकार बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर दो कैंडिडेट हैं ए और बी और टोटल वोट हैं 500, अगर पहला कैंडिडेट 100 वोट पाता है और दूसरा कैंडिडेट 50 वोट पाता है, तो जो और बाकी जो बचे हुए वोट हैं वो नोटा में जाएं। मान लीजिए कि नोटा में गए 200 वोट, तो भले ही नोटा में 200 वोट मिले हैं, लेकिन जो कैंडिडेट सबसे अधिक वोट, कैंडिडेट ए 100 वोट पाया है, तो वो चुनकर शासन में आएगा और सरकार बनाएगा। तो इसे बोलता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावों में जीत। दूसरा है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे देश में केवल भारत देश की ही नागरिकता है, जैसा कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है, राज्य की अलग और देश की अलग। विधि निर्माण प्रक्रिया, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों का नामांकन। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का कुछ क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए उनको चयनित करते हैं, उनको मनोनयन करते हैं। तो कहाँ से लिया गया है? आपके आयरलैंड से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी, जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा से लिया गया है हमारा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसको आप प्रियम्बल में देख चुके हैं, प्रस्तावना में देख चुके हैं। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जो हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ से कैसे होगी, वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रूस, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जो था प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों से लिया गया संविधान का प्रमुख विषय। कल की क्लास पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी अनुसूचियाँ। हमारी टोटल अनुसूचियाँ हैं 12, जो पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। हमारे 395 अनुच्छेद हैं। उन 395 अनुच्छेदों में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और जो हमारे 22 भाग है उसके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।